तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। इसमें मैं पढ़ा रहा था आपको शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर में अब तक हमने बहुत सारी बातें देखी, जैसे कि अब तक हमने शीत युद्ध की डेफिनेशन भी पढ़ ली है। द्वितीय विश्व युद्ध से किस तरीके से इसका संबंध बिठाया हमने, वो भी देख लिया है। अब हमने लास्ट में कुछ संधियाँ पढ़ी थी। किस प्रकार से हमने संधि पढ़ी थी कि देश अपनी संधि बनाने पर लगा हुआ था कि अगर वो उनके देशों पे अगर कोई संकट आए तो हमें किस प्रकार से, अगर सोवियत संघ पे संकट आता है, सोवियत संघ के देशों पर, तो सोवियत संघ ने कुछ संधियाँ बना ली। ऐसे ही अमेरिका ने कि अगर उनके देश पर कोई संकट आएगा तो वो किस प्रकार से वो करेंगे उनका मुकाबला। अब हमें पढ़ना है महाशक्तियों का छोटे छोटे देशों में गठबंधन, यानी छोटे छोटे देशों से गठबंधन। हमने ये पढ़ लिया था कल, तो मगर मैं आपको ये फिर दोबारा याद दिलवाता हूँ कि उनका संबंध क्यों होता था, उनका गठबंधन क्यों करते थे ये। क्योंकि उन्हें उससे महत्वपूर्ण संसाधन मिलते थे, सैनिक ठिकाने मिलते थे, भू क्षेत्र और आर्थिक मदद मिल जाती थी यहाँ से। अब हम पढ़ते हैं शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे से अधिक हमारा अभिप्राय है उस स्थिति से है जिससे ऐसा लगता है कि दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा, परंतु युद्ध हुआ नहीं। यानी दोनों इतनी बिल्कुल चरम बिंदु पर आ गए थे अपने कि युद्ध हो ही जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले आपने देखा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्यूबा मिसाइल संकट। ये आता ही रहता है, कभी ना कभी ये आपको कहीं ना कोई से पेपर में देखने को मिलेगा। क्यूबा मिसाइल संकट ये हुआ था 1962 में। इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चेव, और क्यूबा के जिस जगह ये कार्य हो रहा था उसके थे फिदेल कास्त्रो प्रेसिडेंट। अब मैंने प्रेसिडेंट की बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से घटना घट रही थी पूरी की पूरी। इसमें यह हो रहा था कि क्यूबा अमेरिका के किनारे एक बसा छोटा सा देश है। यह समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था, यानी इससे, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे देशों को मिलाने लगा, तो ये सोवियत संघ के साथ मिला हुआ था 1962 में, और यही इनकी समस्या का सबसे बड़ा कारण बना अमेरिका के लिए। तो फिर सोवियत संघ को ये डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो क्यूबा की सरकार गिराकर अमेरिका अपनी मनपसंद सरकार की स्थापना कर ले। तो इस डर की वजह से आपको याद रखना है क्या डर था, कहीं अमेरिका यहाँ की सरकार गिरा के, जिसकी विचारधारा साम्यवाद थी, सामाजिकवाद थी, उसकी विचारधारा को हटाकर वो कहीं पूंजीवादी को यहाँ पर ज़बरदस्ती ना थोप दे। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने यहाँ पर क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा पर मिसाइल तैनात किए जाने से अब अमेरिका सोवियत संघ के बिल्कुल ही करीब निशाने पर आ गया। बहुत ही कम दूरी रह गई थी, दोनों बिल्कुल उसके अगर ऊपर हमला कर देता तो काफ़ी भयानक तबाही हो जाती। उस वक्त अमेरिका को लगभग कब पता चला इसके बारे में, अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते बाद पता चला, यानी 21 दिन लग गए उसे ये पता चलने में कि सोवियत संघ ने उसके पास के एक इलाके जिसका नाम था क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। यह देखते हुए उसने अपनी जंगी जहाज़ों को आगे बढ़ने का आदेश दिया, यानी उसने अपनी सेनाओं को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। और यह पहली बार हुआ जब दोनों महाशक्तियां आमने सामने आके खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि इस बार शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, परंतु क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सोवियत संघ ने अपनी वहाँ से मिसाइलें हटा ली और वहाँ से जंगी जहाज भी अपने हट गए। मगर आपको याद रखना है, इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन था शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है, यह था 4 नंबर का, इसे परिभाषित करना था। तो इसमें हमें पूरा का पूरा शीत युद्ध के बारे में लिखना था। और मैंने यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट के नाम लिख रखे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, सोवियत संघ के थे
निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो। ये आपको इनके साथ साथ लिखने हैं। जैसे अमेरिका की लिखा है तो आपको अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लिखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कड़े कदम उठाए, जॉन एफ कैनेडी ने। दूसरी एक आती है दायरे जहाँ पर ये दोनों शक्तियाँ आमने सामने थी, बर्लिन में यानी जर्मनी में 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी ताकि बर्लिन में पूरा नियंत्रण रखा जा सके। आपको ये चैप्टर सेकंड में मैं पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा और अन्य देशों के प्रभाव से बच सके। इसे ही बर्लिन की घेराबंदी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बर्लिन की घेराबंदी किसे कहा जाता है, किसे कहा गया। एक संकट हुआ कोरिया संकट। आपको ये याद रखना है, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि उत्तर जहाँ भी आए तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर सोवियत संघ उसके साथ था, और जहाँ दक्षिण आए तो आपको याद रखना है कि दक्षिण के साथ अमेरिका था। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दो चीज़ों में आपको ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। एक तरफ उत्तर कोरिया का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था और दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया कर रहा था समर्थन अमेरिका द्वारा किया जा रहा था। इस तरह से ये अप्रत्यक्ष रूप से दोनों महाशक्तियाँ आपस में लड़ रही थी। इससे संबंधित मैं आपको एक बात और बता दूं कि चीन ने इसको रोकने के लिए हमारे उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी थी, तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने मदद की थी और इस युद्ध को होने से रोक दिया गया। इन्हें दोनों को समझा दिया गया था उस वक्त। वियतनाम, अब मैं आपको वियतनाम के बारे में कुछ बताता हूँ। वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप 1954 के दशक में आसपास उत्तरी वियतनाम, जिसे सोवियत संघ, आपको मैंने बताया था उत्तरी कोरिया बताया था जैसे कि, वैसे ही उत्तर वियतनाम में सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था और दक्षिण वियतनाम को अमेरिका का। तो इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे ही एक स्थिति पैदा हुई जब हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। हंगरी में 1956 में सोवियत संघ द्वारा हंगरी में हस्तक्षेप करने की वजह से अमेरिका से रिश्तों में और खटास पैदा हो गई, यानी और ख़राबी आ गई। अब हम देखते हैं कि ये शक्तियाँ लड़ रही थी, तो इस वजह से इनकी पूंजी में बहुत ज़्यादा कमी आने लगी और ज़्यादा जन और धन की हानि होने लगी। तो इस कारण से इन्होंने शीत युद्ध को और शांतिपूर्ण से करने के लिए कुछ संधि करने लगे, परमाणु संधि की इन्होंने। तो अब हम उन संधियों के बारे में पढ़ते हैं। यानी जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन आप किस तरीके से लिख सकते हो। इसे लिखना है आपको, शीत युद्ध की वजह से दोनों ही महाशक्तियों का सैन्य खर्चा बढ़ने लगा, यानी इन दोनों का खर्चे बढ़ने लगे, क्योंकि एक तरीके से सेना पे ज़्यादा खर्च कर रहे थे और दूसरी ओर ये हथियारों की ज़्यादा होड़ कर रहे थे, यानी ज़्यादा हथियारों का आयात कर रहे थे अपने देशों में, क्योंकि ये एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की होड़ कर रहे थे। दोनों ही महाशक्तियाँ ने यह तय किया कि आपस में समझौता करेंगे और इन हथियारों के उत्पादन पर नियंत्रण लगाएंगे। इसी दौरान महाशक्तियों ने 3 मुख्य संधि की। ये आपको पूरी तीनों संधियाँ याद करनी है। संधि, इसमें आपको इनकी सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इनमें से किसी की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है शॉर्ट फॉर्म देकर, और आपको इनके कुछ इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ये एक है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, यानी परमाणु अस्त्र परीक्षमन वार्ता, यानी इसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाने का प्रयास किया। दोनों ने आपस में कुछ ऐसे फैसले किए जिससे कि यह हथियारों पर रोक लगा सके, या तो उन पर प्रतिबंध लगा दें पूरी तरीके से, या फिर किसी प्रकार का नियंत्रण लगा दें। ये इस तरीके से इन्होंने इसमें किया। यानी इसमें क्या था मुख्यतः, या तो हमें हथियारों के उत्पादन में रोक लगानी है या फिर नियंत्रण करना है। बस ये इतना ही इन कामों का इस
संधि का वो था, इस समझौते का प्रयास। अब हम पढ़ते हैं एक और दी इसमें LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी यह संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, बाहरी अंतरिक्ष यानी बाहर अंतरिक्ष में अगर कोई रॉकेट छोड़ते हैं, और पानी के अंदर परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है, परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। इस पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 को मॉस्को में हस्ताक्षर किए और ये 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी है। एक और हुआ जिसका हमें बहुत वो उठाना पड़ा। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु अपसार संधि। इसमें महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण संधि ये तीनों ही हैं, तीनों को ही आपको याद करना है। किसी के बारे में भी एनपीटी के बारे में दे देता है, LTBT के बारे में, या फिर सोल्ट के बारे में, इनमें से एक न एक के बारे में वो दे ही देता है पेपर में, तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा। इसमें इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ था, इस संधि के अनुसार उन देशों को परमाणु संपन्न देश बनाया जाएगा जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का प्रयोग कर चुके थे। उन्हें परमाणु देश बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संधि के अनुसार इन देशों के अलावा कोई भी अन्य देश परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं कर सकता। इस संधि पर 1968 में वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और ये संधि 5 मार्च से लेकर अब 5 मार्च से 1990 से प्रभावी है। अब ये संधियाँ हो रही थी, विश्व 2 हिस्सों में बटा हुआ था। तो आपने सोचा होगा हमारी क्या भूमिका थी, हम किसके साथ थे, अमेरिका के साथ थे, सोवियत संघ के साथ थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमने 1955 में 1955 में हमने क्या किया, जब दुनिया 2 हिस्सों में बट चुकी थी तो हमने एक नया आंदोलन शुरुआत की। जो 2 गुट में बट रहे देशों से अपने को अलग रखना चाहते थे, जिसका उद्देश्य जो रखना चाहते थे उसे गुट निक्स में शामिल कर दिया गया, जिनका उद्देश्य था विश्व में शांति, यानी जो इन दोनों के विचारों से संबंध नहीं रखते, इन पे प्रभाव नहीं डाल पाए इनके विचार, तो इनसे अगर चाहें तो अपना स्वतंत्र रह सकते थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुट में शामिल न, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अलग थलग नहीं था, यानी इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामले में रखा जाता था, यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपना भागीदारी दिखाते थे। किन के द्वारा अगर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन किन के द्वारा रखा गया, किसने इनकी नींव रखी, कौन थे इनके संस्थापक? इसकी स्थापना की गई 1955 में जोसेफ टिटो यूगोस्लाविया में। ये यूगोस्लाविया के थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के थे। नासिर मिस्र के थे। सुकर्णो ये इंडोनेशिया के थे। एनर कुर्मा ये घना के थे। बांडुंग में एक सफल बैठक की, जिससे निरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा का उद्भव हुआ, यानी सफल बैठक बांडुंग में हुई, जिससे पहला सम्मेलन इसका कब हुआ, ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देश शामिल थे। इसके बाद 14वें सम्मेलन में 166 सदस्य और
15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। यानी पर्यवेक्षक होता है सुपरवाइजर, करने वाले देश, यानी जिन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई, यानी बड़े उस पर देखते हैं। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक बनता है पृथकवाद। इसको पृथकवाद और एक तटस्थतावाद, ये दो चीज़ों को हम उससे गुट निरपेक्ष से इसके तुलना करके देखते हैं कि यह क्या ये गुट निरपेक्ष वाले पृथकवाद थे या तटस्थतावाद थे। इन्हें मैं आज आपको पृथकवाद बताता हूं, तो आपको इसकी तुलना करके बतानी है कमेंट बॉक्स में कि ये इस तरीके से थे या नहीं थे। पृथकवाद से अभिप्राय है कि उस नीति से है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है। दूसरे शब्दों में वह किसी अन्य देश से कोई संबंध नहीं रखता, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय से अलग रहे और वह दूसरे से किसी तरीके का संबंध ना रखे। तो आप सिंपल से देख सकते हो कि हमने दूसरी ही लाइन में, पहली और दूसरी लाइन में पढ़ा था कि इसका विश्व शांति बनाना। अगर हम इससे अन्य देशों से संबंध नहीं बनाएंगे तो इससे आपको विश्व शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग देखते रहेंगे। तो ये पृथकवाद हो जाता है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा तटस्थतावाद। फिर मैं आपको इन दोनों शब्दों का अपने गुट निरपेक्ष से तुलना करके बताऊंगा। फिर हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज मैं यहाँ तक ही वीडियो रखूँगा। आज हमने गुट निरपेक्ष पढ़ लिया है, कुछ हमने परमाणु संधियाँ पढ़ी हैं, फिर हमने कुछ शीत युद्ध के दायरे पढ़े। बस आज हमने 3 महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी हैं। ये तीनों की तीनों बहुत महत्वपूर्ण है पेपर से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।